बहुत शुक्रिया सर। मंच पर जो साथी बैठे हैं और मंच के सामने जो भी सभी सम्मानित साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय भीम, गुड इवनिंग। साथियों, सबसे पहले इस आंदोलन में जो 60 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो गए हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उसके बाद जो साथी इस आंदोलन में लगातार 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत सम्मान और उनका धन्यवाद। पिछले संडे को मैं स्वयं और मेरे साथ में मेरे साथी डॉक्टर विजय कुमार साहब और दूसरे साथी हिजम राजन सिन्हा साहब जो आसाम से हैं, हम तीनों भी सिंघू बॉर्डर पर 24 घंटे की भूख हड़ताल में बैठे थे। सोमवार को 11 बजे वो खत्म हुई। साथियों, कुछ बातें आपके सामने मैं बताना जरूरी समझता हूं। सबसे पहले जो हमारी संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, उसके तमाम नेताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि इस आंदोलन को जितना व्यवस्थित तरीके से, जितना अनुशासित तरीके से और जितना मजबूती से वो लेकर चल रहे हैं, हमारी लीडरशिप वाकई में धन्यवाद की, अभिनंदन की हकदार है। इस बात के लिए भी उनका धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कि कल विज्ञान भवन में सरकार से वार्ता के बाद जब कृषि मंत्री ने कहा कि आप चाहे तो अदालत चले जाएं, तो हमारे सभी नेतागण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अदालत नहीं जाएंगे। इस बात के लिए भी हमारी लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसलिए जरूरी है साथियों, इससे दो चीजें सामने आती हैं, आप समझने की कोशिश करें। अगर हमारी लीडरशिप ये कह रही है हम अदालत नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये है इस देश की अदालतें, देश का जनता, देश की जो जनता है उसका भरोसा खो चुकी है। इस देश की अदालतें अब इस काम की नहीं है कि उनके पास किसी बात को लेकर जाया जाए। ये घोषणा कल हो गई है। और दूसरा, जो सरकार अपने आप को बहुत चतुर समझती है और इस कानून और अदालत के पछड़े में हमें फंसाना चाहती है, उस जाल में हमें फंसाना चाहती है, हमारे नेता उस जाल को भी समझ रहे हैं और उन्होंने उस जाल को पूरी तरह से काट दिया, उसमें फंसे नहीं। इस चीज को समझना जरूरी है साथियों। हम क्यों जाएंगे साथियों अदालत? हमें क्या जरूरत है? इस देश की अदालत को संविधान ने पूरा अधिकार दिया है। अनुच्छेद 142 के तहत सरकार, इसको सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है। आप सुमोटो एक्शन ले सकते हैं। आपके पास में पिटीशन ऑलरेडी पड़ी है, आप डिसाइड कर दीजिए उसे। अगर आप न्याय करेंगे, सर झुका के मानेंगे, और अगर आप अन्याय करेंगे तो सीना तान के, सर ऊंचा करके सामने खड़े रहेंगे, और जब तक कानून वापस नहीं होंगे ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप कोई हमारे अन्नदाता थोड़ी हैं, माई बाप थोड़ी हैं आप। क्योंकि हम जानते हैं बाबरी मस्जिद में आपने न्याय नहीं किया, अन्याय किया, सबको मालूम है। इसलिए आप न्याय करेंगे तो मानेंगे, अन्याय करेंगे तो किसी कीमत पर भी नहीं मानेंगे। ये सबको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री दो बातें बहुत कहते हैं, आज उन्हीं दो बातों पर बताऊंगा।
क्योंकि अगर मैं पूरी बात समझाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। और ये समय सभी साथियों को समय देने का है, क्योंकि जो साथी इस आंदोलन को सहयोग करने आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, मंच से उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए केवल 2 बातें आज आपको बताऊंगा। मीडिया में आप सुनते रहते हैं, मैं लगातार बताता रहता हूं। 2 बातें यह है साथियों, मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष इनको गुमराह कर रहा है, ये किसान गुमराह है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी, जिस विपक्ष को आपने समाप्त कर दिया, जो विपक्ष बेमौत इस देश में मर चुका है, वो विपक्ष क्या गुमराह करेगा? हाँ, रही बात ये, हकीकत ये है, इस देश की तमाम जनता को अगर कोई गुमराह कर रहा है तो वो है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट, बीजेपी और आरएसएस। और मैं ये प्रमाण सहित बताऊंगा आपको कैसे वो गुमराह कर रहे हैं। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, कानून की बात करूंगा, उसी कानून की बात करूंगा जो तुमने बनाया है, जिसे तुम पढ़ नहीं पाए, जिसकी एबीसीडी तुम जानते नहीं हो, उसी से बताऊंगा कि तुम कैसे गुमराह कर रहे हो। ये जो कानून है, एग्रीमेंट वाला कानून, जो किसान के और व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट होना तो ये चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब वो मन की बात करते हैं, आप सब जानते हैं, ऐसा तो कोई नहीं जो नहीं जानता हो, दुनिया में सब कुछ जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात इस देश के संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता है, उन 22 भाषाओं में उनकी मन की बात का अनुवाद होता है और ट्रांसलेटेड उनका प्रसारण होता है। तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि जो कानून आपने बनाए हैं, वो 3 कानून, एक कानून जिसमें संशोधन किया है जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो तो 1.5 पेज का है, वो 1.5 पेज का ट्रांसलेट आप करवा दीजिए सभी भाषाओं में। साथ में जो एग्रीमेंट वाला कानून है वो 11 पेज का है, 25 धाराएं हैं कुल, उसमें और भी कुछ नहीं है, उसका आप अनुवाद कराइए। और जो आपका निजी मंडियां स्थापित करने का है, वो कानून 10 पेज का है, उसमें 20 धाराएं हैं, तो ये कुल 23 पेज का कानून, इसको भारत की सभी 22 भाषाओं में अनुवाद करा के आप देश के हर गली में, हर गांव में, शहर में, हर घर में पहुंचा क्यों नहीं देते हैं? हर यूनिवर्सिटी में पहुंचा क्यों नहीं देते हैं? हर अदालत के सामने रख क्यों नहीं देते? आपको दिक्कत क्या है? लेकिन आपके मन में चोर है, क्योंकि झूठ बोलने में आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए आप उस कानून को लोगों को बताना नहीं चाहते। मोदी जी कहते हैं कानून बहुत बढ़िया, अच्छा क्या है ये कानून? उसका पता नहीं है, उसका पता नहीं मोदी जी को। तो मैं बताता हूं कानून क्या है। जो एग्रीमेंट वाला कानून है, उस कानून की धारा 3 यानी सेक्शन 3 आप उसको पढ़िए। उस धारा 3 में लिखा है कि व्यापारी के और किसान के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, आप सब इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। मन में कोई सवाल हो तो मैं यही हूं, आपके सवाल का जवाब दिए बिना यहां से मैं जाऊंगा नहीं, ध्यान रखिए आप। तो जो सेक्शन 3 है वो कहता है किसान के और व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा? नंबर 1, जो फसल किसान को बोनी है उस फसल के विषय में लिखा जाएगा, ये फसल किसान उगाएगा, उस फसल की क्वालिटी क्या होगी, उसका ग्रेड क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये उसमें लिखा जाएगा। ये कानून में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कानून में लिखा है। और फिर इस सब के लिए कोई रास्ता भी हमारे लिए नहीं छोड़ा किसान के लिए। कहा है इस सब के लिए जो फसल वो बोएगा, इसके लिए बीज कौन देगा? वो व्यापारी। खाद कौन देगा? वो व्यापारी। मशीन कौन देगा? वो व्यापारी। और इसके लिए कीटनाशक कौन देगा? वो व्यापारी। टेक्नोलॉजी कौन देगा? वो व्यापारी। हमारे पास ये रास्ता भी नहीं है कि किसी और से बीज खरीद लें, किसी और दुकान से खाद खरीद लें, कहीं से कोई मशीन ले लें, किराए पर ट्रैक्टर ले लें, कुछ नहीं।
ये बंदिश है कि वही व्यक्ति ये सारी चीजें देगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप सारे के सारे लोग इसी देश के निवासी हैं, हर कोई पूछे भाई कोई व्यापारी जब हमें कोई चीज देगा तो क्या हमारे हिसाब से देगा, हमारी कीमत पर देगा, या अपने हिसाब से देगा और अपनी कीमत पर देगा? केवल इस देश में किसान ही है जो फसल वो उगाता है उसकी कीमत वो तय नहीं करता है। तय कौन करता है? या तो सरकार करती है जो एमएसपी डिसाइड करती है उसे भी दिला नहीं पाती, और या फिर वो व्यापारी करता है जो व्यापारी हमसे सामान खरीदता है, हमारी हर चीज की कीमत वो तय करता है और अपनी हर चीज की उसकी व्यापारी तय करता, उसकी सरकार भी तय नहीं करती, उसकी एमएसपी तय नहीं होती। तो व्यापारी के हाथ में सब कुछ, कानून बना के भी आपने सब कुछ दे दिया और मुझे बांध दिया कि व्यापारी के साथ में समझौता हो गया, बीज भी तुझे इसी से लेना है इसी के दाम पर, खाद भी तुझे इसी से लेना है इसी के दाम पर, टेक्नोलॉजी भी इसी से लेनी है इसी के दाम पर, मशीन भी इसी से लेनी है इसी के दाम पर, और भैया उसमें जो तेरा और इसका फसल की कीमत तय हो जाएगी, उस कीमत के अलग तुम कोई डिमांड नहीं कर सकते। अब मैं आपसे ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, हर व्यक्ति के सामने रखना चाहता हूं, जरा सोचे, जब कीमत तय हो गई व्यापारी के और किसान के बीच में, तो सरकार जो एमएसपी का राग अलाप रही है, एमएसपी का क्या मतलब रह गया? आप बताएंगे मुझे एमएसपी का क्या मतलब रह गया? क्योंकि कीमत तो व्यापारी का और किसान के बीच में तय हो गई और कानून में यह नहीं लिखा कि कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे किसान से फसल की कीमत तय नहीं करेगा, कहीं नहीं लिखा। तो मतलब यह हो गया कि आपकी एमएसपी अगर आप लिखित में भी दे दें तो भी इन कानूनों के रहते हुए उस एमएसपी का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह होगा कि आपने पूरी तरह से इस किसान को, जो बहुत कमजोर है, जो गरीब है, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं, आपने सुना भी होगा, इस देश के 80 से 85% किसान सीमांत और छोटे किसान है। मोदी जी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं। सीमांत और छोटे किसान का मतलब यह है कि 80 से 85% किसान के पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, और 2 एकड़ का मतलब 10 बीघा, इतनी ही तो जमीन है। यानी उस किसान को आपने उस व्यक्ति के हवाले कर दिया, उस व्यापारी के, जिसके पास पैसे की कोई था नहीं है, जिसके साथ सरकार खड़ी है, जिसके साथ इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा है और जिसके साथ इस देश का पूरा शासन और प्रशासन खड़ा है, उसके हवाले आपने किसान को छोड़ दिया। और आप कह रहे हैं कि किसान की समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी, इतना अनपढ़ किसान नहीं है जो इन चीजों को समझता नहीं हो। आप नहीं पढ़े लिखे तो हम क्या करें? आप फर्जी डिग्री दिखाते हो तो हम क्या करें? लेकिन हम समझ रहे हैं भाई आप क्या करना चाह रहे हो। तो प्रभु ध्यान से सुनो और समझो, सब समझते हैं हम आपकी क्या चालबाजियां हैं, आपकी क्या चालाकियां हैं। केवल इसी कानून से आपने एमएसपी खत्म कर दी। और क्यों करी है एमएसपी खत्म, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। हर किसी को वो इसलिए खत्म करी है, 2017 में नीति आयोग, आप जानते हैं कि मोदी जी के आने से पहले नीति आयोग योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया, और नीति आयोग में सरकार के जो सलाहकार थे सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा था सरकार को एमएसपी से और ये फसल खरीदने से बाहर निकलना चाहिए, राशन वाले काम से, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी राशन की जो इस देश में 5 लाख दुकानें हैं, उनसे बाहर निकल जाना चाहिए। तो आपने बढ़िया रास्ता अपनाया कि आपने एमएसपी से बाहर निकलने के लिए आप ये कानून आराम से लेके आए और किसानों को उन लोगों के हवाले छोड़ दिया जो इस देश के विषय में नहीं सोचते, जो सिर्फ अपने ही मुनाफे के विषय में सोचते हैं। इसलिए साथियों, अब मैं आपसे पूछता हूं, गुमराह कौन कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री, ये हम लोग, ये विपक्ष जो खत्म हो चुका है, मर चुका है, कौन गुमराह कर रहा है? केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, बीजेपी और आरएसएस और इनके जो दलाल हैं, यही सब गुमराह कर रहे हैं। और इस गुमराह करने के लिए एक तरीका और उन्होंने अपनाया है कि जो कुछ प्यादे खड़े कर लिए हैं, आपने देखा ना अभी जो उनके आए कि किसानों से
मीटिंग कर रहे हैं किसान संगठनों से, और जब उन किसान संगठनों की पता लगी तो आपको पता लगा 20 दिसंबर 2020 को कृषि मंत्री के साथ मीटिंग करने वाले किसान संगठन, उनका रजिस्ट्रेशन ही दिसंबर में हुआ है। आप समझ रहे हैं सारी चीजें। तो ये जो चालाकियां कर रही है हम सब समझ रहे हैं, आपके झांसे में आने वाले नहीं है। अब आपसे एक बात और जो मैं बताना समझता हूं आपको जरूरी है। एक मैंने बता दिया कि गुमराह कौन कर रहा है, क्योंकि एक एक सेक्शन पर ही बहुत बातें कहनी पड़ती है, समय लगता है, और मैं मानता हूं कि समय और साथियों को भी मिलना चाहिए। अब दूसरी बात पे आ रहा हूं। गुमराह प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2022 तक। अब सारे के सारे समझदार लोग हैं, इतना तो समझते ही हैं, जोड़ घटा तो समझते ही हैं आप। प्रधानमंत्री कहते हैं 2022 तक इस देश के किसानों की आय दुगनी करनी है। और मैं आपको कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इस देश के चंद उद्योगपति हैं, उनकी चौखट को जो वो सलाम करते हैं, उन उद्योगपतियों की माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से गुलामी कर रहे हैं, 2022 तक किसान की आय दुगनी की तो बात छोड़िए, जो है वो भी आय उसकी रहने वाली नहीं है। और मैं आपको अब सिद्ध करके दिखाता हूं कि कैसे नहीं रहनी है। अभी मैंने आपको बताया कि किसान को उसकी मर्जी नहीं है कुछ भी, उसकी मर्जी पूरी तरह से सिर्फ जो उद्योगपति है, जो व्यापारी, उस पर निर्भर है। तो जो व्यापारी अपनी शर्त पर उसे खाद, बीज, मशीन, टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड देगा, अपनी कीमत पे लेगा ना, हम कहीं से चाहे भी तो ले नहीं सकते। और एमएसपी तो अभी नहीं मिल रही, और तब तो एमएसपी का मतलब ही नहीं है। तो साथियों, खेती में जो लागत है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। और मोदी जी ने जो डीजल है उसको 74-75 रुपए कर दिया है। यही जो डीजल है, जो ये सरकार थी, इसके सरकार के आने से पहले 38 और 40 रुपए था। और ये डीजल भी तब किया है जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोल, जो खाते वो है, क्रूड ऑयल है, यानी कच्चा तेल है, उसकी कीमत सबसे कम है, $50 प्रति बैरल। अब थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इस देश में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत थी $150 प्रति डॉलर। और $150 प्रति डॉलर होने के बाद, $150 प्रति बैरल होने के बावजूद इस देश में पेट्रोल मिलता था 72 रुपए, जिसपे बीजेपी ने हल्ला मचाया, और डीजल मिलता था 38 रुपए। और आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $50 प्रति बैरल, और तेल, पेट्रोल मिल रहा है 84 रुपए दिल्ली में, और डीजल मिल रहा है 74 रुपए से ज्यादा है। तो जब लागत उसकी ज्यादा हो गई और किसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा, तो स्वाभाविक है कि खेती में उसकी लागत बढ़ गई। लेकिन उसकी सीमाएं हैं कि वो जो रेट उसमें तय हो गया उससे ज्यादा मिलना नहीं है, सरकार का कोई संरक्षण मिलना नहीं है। और इसके अलावा अब एक उदाहरण देके बताऊंगा, अगर जिस समय किसान से उसकी फसल व्यापारी खरीदेगा, उसे चेक करेगा, उसको टेस्ट करवाएगा। आपने मध्य प्रदेश में देखा, अभी मध्य प्रदेश में इसी तरह से जो फसल है उसको चेक कराया गया, और जो फसल जिस ग्रेड या जिस क्वालिटी की बात कर रहे थे, उस लेबोरेटरी से जिसमें चेक कराया गया, एक बात यह है कि जो इसमें एक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, एक तत्व इसमें होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, इसलिए व्यापारी फसल नहीं लेगा, और सैकड़ों किसानों की फसल जो कि त्यों धरी रह गई। यह है सरकार का नतीजा। तो आने वाले समय में आप दोगुनी की बात कर रहे हैं, ये तो जितनी है फसल, जो कीमत है वो भी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं किसान को वाकई में उसकी फसल, जो आप कह रहे हैं कि उसकी दोगुनी आय करनी है, तो मैं माननीय मोदी जी को एक सुझाव देता हूं, इसको समझें। नंबर 1, आप जो एमएसपी है, उस एमएसपी को 23 फसलों पर आप एमएसपी घोषित करते हैं। सरकार 23 की 23 फसलों पर किसान को एमएसपी दिलवाइए। नंबर 2, एमएसपी भी वो दिलवाइए जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में
किसान की लागत और मेहनत सीटू उस पर 50% ज्यादा है। और इसको आप ऐसे समझे, अगर ईमानदारी से वो दिलवाई जाएगी तो जो गेहूं आज 1975 रुपए उसकी एमएसपी है, वो गेहूं उसकी एमएसपी निर्धारित होगी कम से कम 3000 रुपए। तो आप सरकार, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार एमएसपी सीटू वाली जो स्वामीनाथन कमीशन की है वो दिलवाए। साथ में इस किसान में, इस देश में जितने भी किसान हैं, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सभी किसानों का एक बार पूरी तरह से बिना किसी भेदभाव के कर्जा माफ कीजिए आप। और कितना कर्जा है मैं बता देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तकरीबन 12 से 13 लाख करोड़ रुपया कर्जा है बस किसानों का। आप माफ कीजिए, आप किसानों की भलाई चाहते हैं ना, और आप माफ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसका आपको कारण बताता हूं। यही सरकार है, और इससे पहले भी सरकार थी जो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, 2004 से ये सरकारें इन्हीं उद्योगपतियों को लगातार हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स है उसमें छूट देती आ रहे हैं। 5 लाख करोड़ एक साल में। और अभी तक आप लगभग 70 लाख करोड़ की उन उद्योगपतियों का जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है आप छूट दे चुके हैं। तो क्या आप इन किसानों को, जो देश का अन्नदाता है, जिसके दम पर कितने ही लोग जीवन यापन करते हैं, और इस देश की 70% आबादी किसानी पर आधारित है, इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 90 करोड़ लोग सीधे उस किसानी से जुड़े हुए हैं, या तो किसान है या किसान मजदूर है। अगर 90 करोड़ लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए आप एक बार किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो दिक्कत क्या है आपको? आप तो बड़े भले बनना चाहते हैं, किसानों का बहुत भला सोचना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और यही नहीं, मोदी सरकार ने तो इससे आगे जाके काम किया है। मोदी सरकार जब से आई है तब से लेके अब तक जो उद्योगपति हैं, न केवल टैक्स में छूट दी, बल्कि जो उनका कर्जा था, जो इस देश के बैंकों से लिया, जो आपके हमारे पैसे से, टैक्स पेयर का पैसा था, वो कर्जा 7,95,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है मोदी सरकार ने। तो तुम उनका कर सकते हो, आप किसानों को नहीं कर सकते। आप ये चीजें सरकार को समझने की जरूरत है, और आपको भी समझने की जरूरत है कि सरकार हमें बहकाने की, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है साथियों। तो मेरा कहना सिंपल यही है कि अगर इस देश में गुमराह कर रहा है तो वो मोदी जी है, और मोदी जी की सरकार बीजेपी और आरएसएस। और इसके साथ किसानों की दुगनी तो बात छोड़ दीजिए, जितनी है वो भी नहीं रहेगी, और पूरा देश गुलामी के भयानक दलदल में डूब जाएगा। इसलिए हमारी लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई है, देश के इस जनता को बचाने की लड़ाई है, अमीर गरीब सबकी लड़ाई है। और इसीलिए मैं बार बार सबसे निवेदन करता हूं, इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, साथियों, जो भी लोग, जहां तक भी मेरी ये बात पहुंचे, और जितने भी लोग यहाँ हैं उनसे निवेदन करूंगा इसको पहुंचाएं। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन इस आंदोलन के लिए देना ही होगा। कोई इसमें किसी तरह की कोताही नहीं, एक दिन हफ्ते में दीजिए। हम कितना ही समय बर्बाद कर देते हैं, जो सोशल मीडिया है उस पर हम कितना समय बर्बाद करते हैं, कई बार ताश खेलते में, पिक्चरें देखते में, मौज मस्ती में। क्या आप एक हफ्ते में एक दिन नहीं दे सकते देश को बचाने के लिए, देश के अन्नदाता के साथ संघर्ष, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए देना होगा। अन्यथा अगर ये सरकार अपने काले कारनामों में सफल हो गई तो तुम्हें माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हफ्ते में एक दिन जरूर दीजिए। और साथ में जो 3 लोग हैं, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इन तीनों के जो उत्पादन है उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। जहां भी रिलायंस का चिन्ह देखो, उस दुकान को समझो है ही नहीं देश में। 8,784 इनके जो है शोरूम्स हैं या इनकी दुकानें हैं, इनके स्टॉल हैं, जो रिलायंस डिजिटल के नाम से, रिलायंस स्मार्ट के नाम से, रिलायंस फ्रेश के नाम से जितने भी हैं, और बिग बाजार हैं,
कहीं भी उसमें सामान लेने मत जाइए। अगर आंदोलन में नहीं आ सकते इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सामान खरीदेंगे किसी और से खरीद लेंगे, किसी और दुकान से ले लेंगे साथियों। इसलिए रिलायंस का कोई भी उत्पादन खरीदना नहीं। साथ में जियो का जो सिम है, वो सिम अगर उन्होंने पोर्ट करने बंद कर दिए हैं तोड़ के फेंक दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नया नंबर लीजिए, देश को बचाने की लड़ाई है, इसमें इतना बलिदान तो हम दे ही सकते हैं। नया नंबर लीजिए किसी और कंपनी का। साथ में जो पेट्रोल भराते हैं अपनी स्कूटी में, अपने स्कूटर में, अपनी मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, बसों में, किसी भी रिलायंस के पेट्रोल पंप से मत भराइए साथियों। भराना किसी और पेट्रोल पंप से भराइए। साथ में जो अडानी है, अडानी का फॉर्चून, जानते हो फॉर्चून, फॉर्चून तेल, फॉर्चून आटा, फॉर्चून साबुन, बेसन, फॉर्चून उनका जो चीनी, जो भी कुछ फॉर्चून के नाम से है, पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। ये आंदोलन का इतना सशक्त माध्यम है कि इनकी कमर टूट के जा पड़ेगी। और अंबानी, अडानी और लाला रामदेव की रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो मोदी सरकार भी खड़ी नहीं रह सकती है। इस चीज को समझना जरूरी है। साथ में साथियों, जो लाला रामदेव है उसका पतंजलि उत्पादन, पतंजलि और रुचि सोया का जो तेल है, आप जानते हैं कैसा खेल होता है, लोगों को पता नहीं होती। ये रुचि सोया किसी और की कंपनी थी और उस कंपनी ने हजारों करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। तो एक एनसीएलटी है, नेशनल ट्राइब्यूनल है, जिसमें जो दिवालिया जो घोषित हो जाते हैं वो जाके वहां कहते हैं भैया हमारे बस की नहीं है, तो वो उसका रफा दफा करते हैं। उस एनसीएलटी में 4,500 करोड़ में लाला रामदेव ने ये रुचि सोया कंपनी खरीदी है। इसी रुचि सोया कंपनी का कोई तेल हो, कोई सामान हो, पतंजलि का हो, इनका पूरा बहिष्कार हमको करना है साथियों। ये हमारा एक बहुत सशक्त माध्यम है। आजकल आपको अंबानी की चीख सुनाई दे रही होगी, आ रही है ना अंबानी की चीख। अंबानी के 1.25 करोड़ से ज्यादा जो मोबाइल फोन है, जो सिम है, वो पोर्ट हो चुके हैं। और आज की तारीख में वो नंबर 1 कंपनी नहीं है, नंबर 1 एयरटेल हो गई है। तो आप समझ रहे हैं। और अब वो चीख रहा जाके पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कह रहा प्रभु बचाओ, हम इस क्षेत्र में कभी व्यापार करने नहीं आएंगे। यहाँ का एक बार जाके मोदी से कहना जाके भैया हमारे आगे हमारे पीछे खाए पड़े। आप समझे, यही है असर, इसी असर से टूटेगा ये। इसका इतना जबरदस्त असर होगा, कोई हथियार इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, जो बहिष्कार का हमारा नारा है साथियों। एक चीज आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, आप पहुंचाइए सबको। ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ये देश का मीडिया नहीं है, ये गुलाम मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, जो सरकार के झूठ को फैलाता है और किसानों के सच को और जनता के सच को दबा देता है, उसके विषय में गलत रिपोर्टिंग करता है। इसका भी इंतजाम करना है, पूरी तरह से इंतजाम करना है। इस मीडिया के लिए एक काम करना, केवल एक काम, लोगों से बोलो, कहो उनको, अपने दोस्तों को फोन करें, रिश्तेदारों को फोन करें, जानने वालों को बताएं। साथियों, 1 साल के लिए, केवल 1 साल, नजारा देखो ना आप क्या होता है। मोदी जी ने लॉकडाउन करके 1 साल में देश का बुरा हाल कर दिया, तो हम भी 1 साल की बात करें। 1 साल अपने घर के टेलीविजन पर, टीवी पर ताला लगा दो, ताला। ये ताला लगते ही ये जितने भी मीडिया वाले हैं, और ये जो अंबानी जो बहुत बोल रहा है, रिलायंस वाला, क्योंकि रिलायंस के कितने टेलीविजन है आप देखेंगे, कितने इसके चैनल हैं। जो ईटीवी देखते हैं, ईटीवी उर्दू, ईटीवी हिमाचल प्रदेश, ईटीवी उत्तर प्रदेश, ईटीवी उत्तराखंड, ईटीवी ये इसी का है, रिलायंस का। कलर्स देखते हैं ना, कलर्स टीवी, ये इसी का है। और आप न्यूज 18 जो देखते हैं, इसी का है। IBN 7 इसी का है। और यही इस देश को अपनी जेब में रखना चाहता है। तो अंबानी और अडानी और तेरे जो वो है खैर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुन लो आप, इन सबको सबक सिखाने का, रास्ते पर लाने का और इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, और वो है अपने घर में टेलीविजन पर ताला लगा दीजिए। 1 साल बाद देखेंगे कि क्या होता है। हम यहाँ मनोरंजन करने नहीं आए हैं, ये जंग है, और जंग में किसी भी हालत में मनोरंजन नहीं किया जाता। जंग जीतने
की रणनीति बनाई जाती है और ये हमारी रणनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी मौका मिलेगा आपके बीच में आऊंगा। मुझे मौका दिया, सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय बोले सोनिहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।